अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद माजिद हासिल इल्म के इस ख़ास मुलाकात पर आप तमाम का वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ करियर गाइड और मोटिवेशनल स्पीकर जनाब मोहम्मद सरफराज अहमद सर मौजूद हैं, जिन्होंने एजुकेशनल फील्ड में स्टूडेंट और पेरेंट्स के एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए बहुत सारे करियर गाइडेंस सेमिनार्स के अलावा टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के ज़रिए अवेयरनेस का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब को इस बेलौस खिदमत के लिए नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। आज की इस अहम मुलाकात में जनाब से हम तालीमी बेदारी पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले बहुत बहुत ये आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एजुकेशनल अवेयरनेस पर बात करने के लिए आज की ये मुलाकात का इनेकाद किया। जिस तरह से ये मुलाकात बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि आपकी ये मेहनतों का नतीजा है कि आज हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि एजुकेशनल अवेयरनेस के आज क्यों ज़रूरत महसूस होती है या क्यों करना चाहिए? आपका जो सवाल है कि एजुकेशनल अवेयरनेस क्यों करना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि ये हम सबको इनफरादी तौर पर सोचना चाहिए कि भाई मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो किस वजह से कर रहा हूँ, या फिर उसमें मेरी नीयत क्या है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, या आपने किसी बहुत सारे अलग अलग जगह पर आपने एजुकेशनल अवेयरनेस के कैंपेनिंग की है। हमको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर हमको समझ में आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं, तभी हमको इसे कैसे करना है, कब करना है और किसने करना है, ये हमको समझ में आएगा। हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आज यही है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग एजुकेशनल अवेयरनेस पर काम करते हैं, आपके जैसे खिदमतगार भी काम करते हैं, और मैं तो एक नाचीज़ हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो मेरा सवाल मैं ही करूँगा और जवाब भी मैं ही दूंगा, ऐसा हो गया। असल सवाल ये है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये जब तक हम नहीं समझते, हमारी सारी कोशिशें बेकार है। चाहे हम इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, या फिर कोई भी हम आला तालीम हासिल कर लें, मैंने समझता हूँ कि हम कामयाब होंगे जब तक कि हमको हमारी नीयत का पता ना चले। और हमारी अगर नीयत बराबर नहीं है तो हमारा जो काम जो भी रहेगा उसमें हमको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जो नीयत मैं नीयत की बात इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम असल में अल्लाह को राजी करने के लिए हमारे सारे काम करें। आप एजुकेशनल अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, मैं एजुकेशनल अवेयरनेस पे काम कर रहा हूँ, और हम कहीं सोचते हैं कि कौम के बच्चे फ्यूचर में जाकर कहीं कामयाब हो। तो कामयाबी असल क्या है, यही हमको पता नहीं है। कामयाबी अल्लाह को राजी करना है, और बगैर नियतों के कोई भी काम हमारा मुकम्मल नहीं हो सकता अगर उसमें हमारी नेक नियति ना हो। अगर हम एक नियत से सोचते हैं कि चलो आज हमने इंटरव्यू ले लिया, कुछ हमारे व्यूवर्स बढ़ जाएंगे, कुछ हमारा नाम हो जाएगा, कुछ वाहवाही हो जाएगी, चाहे मैं सोचता हूँ या आप सोचते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये जो मौजू है, इस मौजू पर हमको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, ना ही ग्राउंड पे मिलेगी, और ना ही हम जो सोच के निकले हैं मैदान में कि हम बहुत बड़ा कमाल कर देंगे या हमको कामयाबी मिल जाएगी, ये दोनों भी नाकाम होंगे। बिल्कुल। तो मेरा बस यही बोलना है कि पहले हमने अपने आप को टटोलना चाहिए, अपने आप को टटोलना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ भाई। तो कहीं ना कहीं अगर से हम अल्लाह को राजी करने के लिए कोई भी एक नेक नियति को लेकर हम काम करते हैं, तो अल्लाह की उसमें मदद भी मिलेगी। क्योंकि ये दुनिया जो है एकदम मुख्तसर है, और इस दुनिया का आखिर में हमको क्या अजर मिलना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जो सवाल आपका था क्यों करना है, ये क्यों हमारे इनफरादी या मेरे खुद से, मेरी ज़ात से चालू होगा कि हमें ये क्यों करना है, और उसके बाद फिर हम हालात को देखेंगे कि इन हालात की वजह से करना है। लेकिन ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं काम,
ऐसा आप जनाब, आप अकेले नहीं है या मैं नहीं हूँ मोहम्मद सरफराज के, हम ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। फिर हमको ग्राउंड पर इसका रिजल्ट एज कंपेयर टू क्यों नहीं मिल रहा है? सिंपल एक मैं बात बताऊंगा आपको कि सर, एक पुराने जमाने में हमारे इतने ज्यादा सोर्सेस नहीं थे, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, और हमको इतना गाइड करने वाले लोग नहीं थे। लेकिन आपने या हमारे कुछ बड़ों ने जो तालीम हासिल किए हैं, उस तालीम की क्वालिटी और जो लेवल है, क्या आपको नजर आता है आज कहीं वो होगा? उसकी वजह एक ही है कि आज हम इस दुनिया की दौड़ में हैं कि हम दुनिया को राजी करने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी वजह से ग्राउंड पर कोई भी इसके असरात नजर नहीं आ रहे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को कहूंगा कि भाई मेरा खुद इनफरादी काम यह होना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसको अल्लाह की जात को राजी करने से मैं जोड़ दूं। मैं एक लोगों को अवेयरनेस करने का काम कर रहा हूं, तो उस अवेयरनेस के पीछे मेरा मकसद ये होना चाहिए कि भाई मुझे अल्लाह ने तालीम से नवाजा है, और मैं अगर ये तालीम मेरे आसपास के लोगों को दूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उससे कहीं ना कहीं राजी होंगे। लेकिन मैं ये सोचूंगा कि भाई मुझे कुछ वाहवाही मिल जाएगी, और अगर मेरी नीयत ना हो बराबर, तो फिर मुझे लगता है कि अल्लाह कहीं ना कहीं हमको उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी काम है वो खालिस नीयत के ऊपर जो है उसका दारोमदार होता है। एजुकेशन है या ट्रेनिंग है, तालीम व तरबियत है, तो उससे पहले जो है इखलास नीयत होना बहुत ज़रूरी है। और आज की जो है सख्त ज़रूरत बन चुकी है कि इखलास नीयत के ऊपर जो है काम करें। सर, दूसरा एक सवाल ये पैदा होता है कि एजुकेशनल अवेयरनेस करने की जिम्मेदारी किस पर है, या फिर किसने इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए? तो इसका बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी, देखिए, आपका पहला सवाल जो था कि क्यों करना चाहिए, अब उसके बाद का जो सवाल है किसने इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और किसने इसको आगे बढ़कर करना चाहिए। तो देखिए, मैं तो किसी और को कहने से बेहतर, हम दोनों अपने सामने बैठे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि ये जिम्मेदारी हमसे शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल। हम जो हमारे बिहाफ यानी कि हम मौजूद नहीं हैं, उन पे इसकी जिम्मेदारी का ठिकरा फोड़े, उससे बेहतर ये कि हमको हमारी इनफरादी तैयारी रखना चाहिए कि हम नेक नियति से इस लाइन में काम करें, और जितना हो सकता है हम उसको इसमें लोगों को अवेयरनेस करने का काम करें। और देखिए, एक बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बराबर है जी, इतने सारे अलग अलग जो तो आपके एजुकेशनल फोरम्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए। मुझे एक ही बात पूछना है आपको कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्कूल हो या चाहे कोई भी फोरम हो, उनके कुछ ना कुछ मिशंस एंड विजन्स होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मिशंस और विजन्स जो हम बताते हैं, क्या इससे हटके भी कोई और विजन होता है क्या? ये अहम है। क्या जो हमको मिशन एंड विजन बताए जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम, ये कहीं किसी का विजन होता है या नहीं? ये विजन तो बोर्ड पर नहीं है कि भाई हम 2 साल में 4 स्कूल खोलेंगे और हम करोड़ों रुपए कमाएंगे, ठीक है, ये तो मिशन विजन में लिखा हुआ नहीं होता है। लेकिन स्पेशली आप देखेंगे तो ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं फाइनेंशियली। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम पीछे एक अलग मकसद रखकर हम अपने इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, या मैं भी हूं तो मैं एक अलग मकसद रख के एक काम कर रहा हूं। लेकिन इन मकासद को अल्लाह बहुत बेहतर तरीके से जानने वाला है, बेशक। इस वजह से हमको कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिल पा रही है, और हम जो तो ग्राउंड पे काम नहीं कर रहे हैं, या उसका हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब रही बात कि किसने करना चाहिए, तो मैंने बता दिया कि भाई ये तो मेरी खुद की जात से इसका की शुरुआत करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये भी इस पे बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी की सारी दीनी तालीम हम जो है तो स्कूल्स में दे सकते हैं, उसके लिए तो स्पेशल मदारिस और मदरसे वगैरह होते हैं। लेकिन कम से कम एक जो बच्चों का स्पार्क है, वो अल्लाह की ज़ात से हम उसको जोड़ दें, कि स्टूडेंट्स को ये समझ में आए कि बाबा मैं जो हूँ, ये सारी चीज़ें जो कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, या फिर मैं आला तालीम हासिल करके मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा,
तो मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों करना चाहिए, ये क्या मैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए या फिर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मैं काम करूँ, या फिर फैमिली को स्टैंड करने के लिए काम करूँ। इसके अलावा देखिए सर, एक सिंपल बात यह है कि अल्लाह जो है, अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी ली है कि इंसान का रिस्क और उसकी मौत ये वाक़ई है। इससे इसको हम नौज़बिल्लाह हम ये नहीं कह सकते कि ये हो नहीं सकते या नहीं होने वाली बात है। जब देखिए अल्लाह इतनी बड़ी जो ज़ात है, मालिक ने हमारी रोज़ी की जब जिम्मेदारी ली है, तो हमारी भी उसके अंदर हमारा तक़वा होना चाहिए कि मैं जो भी करूँगा काम अल्लाह के लिए करूँगा, और अल्लाह तो मुझे रिस्क देने वाले हैं, रिस्क हलाल देने वाले हैं। लेकिन हम आज हमारे बच्चों को तरबियत देते हैं कि भाई तू पढ़ेगा लिखेगा तो देख ऐसा गाड़ी में घूमेगा, तू पढ़ेगा लिखेगा तो तेरी ऐसी रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, ऐसा पैसा कमाएगा। ये जो हम उनको जहन में फिक्स कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम, और देखिए टीचर्स मैक्सिमम क्या कर सकते हैं आपको भी पता है, आप एक टीचर हो, उनकी हम कितनी इस्लाह कर सकते हैं बच्चों की इंस्टीट्यूट में। उसका एक टाइम पीरियड है, टाइम लिमिटेड टाइम मिलता है आपको। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल होना चाहिए वो मैं ये चाहता हूं कि इसमें सबसे अहम रोल है पेरेंट्स का। देखिए पेरेंट्स का रोल हम उनको जिम्मेदार या फिर हर चीज का जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं, लेकिन उनका है रोल। क्योंकि अगर से ये तरबियत उन्होंने घर में देना चालू कर दिए बच्चों को कि बेटा आप जो भी कर रहे हो आपका बेस्ट करो, अल्लाह आपको क्या करने वाले, हर चीज से नवाजने वाले हैं। लेकिन हम उनको कहीं ना कहीं डरा के रखते हैं कि आप नहीं पढ़ोगे तो आप काम करोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो आप रिक्शा चलाओगे। इस तरह के जो एग्जाम्पल देते हैं ये उसको सूट नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई नहीं करना चाहिए, भाई आप पढ़ाई भी करो, लेकिन साथ में एक पैरेलल हमारे जो इस्लामी कल्चर है या हमारा जो दीन कहता है उसको कहना है कि पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए, बच्चों के माइंड में फीड करना चाहिए। तो पेरेंट्स भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार है और हम सब भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसके जिम्मेदार है कि हम शो पुटअप कितना कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चों के मेंटल एबिलिटी को हम कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी जहानत पे हम कैसा इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे किरदार से। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ सर, कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं करियर को लेकर के, सर हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उस एज में होता भी यूं है कि बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं लेकिन हम उसको कंफ्यूज रहते हैं कैसे करें। अब हमारे पास जब ऐसे कुछ केस आते हैं तो हम उनको मैक्सिमम जो गाइडेंस करना है, बट हम भी कोई उनको एक पर्टिकुलर उनको फील्ड फिक्स बस आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ बन जाएगी, हम ये एश्योर नहीं कर सकते हैं। हम कुछ एक से दो ऑप्शंस उनको सजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर देखो इसको अल्लाह से जोड़ने का तरीक़ेकार क्या है कि बेटा आपको 2-3 आज ऑप्शन समझ में आ गए कि आप आपके करियर में ये कर सकते हो, लेकिन आज आप इस्तिखारा कीजिए तो अल्लाह आपको उस फील्ड में जो आपके लिए बेहतर है, आपके पैर वहां पर या आपकी सोच क्या होगी ऑटोमेटिक, या खुद आप जो तो उसकी तरफ दौड़ोगे। ये हमारे पास आज जहन नहीं है। हमारे पास पेट दुखता है बच्चे का तो हम उसको बोलते हैं भाई डॉक्टर के पास जाओ अच्छा कर देगा, या हम उनको जब भी टैबलेट्स देते हैं। कोई ऐसा पेरेंट्स होगा कि बच्चों को कहता है कि बेटा आप 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दीन से जितना दूर हो रहे हैं हमको दुनिया में भी कामयाबी मिलना ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? तो एक मेरी ये सोच है, मेरा ऐसा मानना है कि भाई हमने अपने बच्चों को, उनके किरदार को खास तौर से अल्लाह की ज़ात से उनको जोड़ें और अपने हर काम में अल्लाह की मदद जो है काम में मीन्स आपको करना है। सिर्फ अल्लाह की मदद के लिए आप हाथ उठाएंगे तो अल्लाह भी क्या कहेंगे, नहीं भाई आपको आपकी ये क्या है, यानी कि आपके एफर्ट्स क्या है, एफर्ट्स भी लेना चाहिए। तो एक जनरल व्यू ऐसा है मेरा इस पर। जी सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा इस मौजू के ऊपर जो है रोशनी डाली। एजुकेशन के अंदर जो है मोरल एजुकेशन इज़ नेसेसरी, जो अखलाक़ी तालीम है वो बहुत अहम है, और जो ज़माने के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही है और जो गिरावट अखलाक के अंदर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा इस उन्वान के ऊपर रोशनी डाली है। सर अगला सवाल मेरा ये है कि इस एजुकेशनल अवेयरनेस को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है। बातें तो बहुत होती है
कि भाई ये करना है वो करना है, और वो बातें बातें ही रह जाती है। मैदान के ऊपर जो है कोई काम करने वाले नहीं होते हैं, या उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए वो समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा इसकी गाइडेंस कीजिए, रहनुमाई कीजिए। सर, आपका जो सवाल है उसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन आपने लास्ट में एक जो चीज़ बताई अखलाकियात की, जी असल में आज अखलाकियत का बहुत बहरान है। वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज उस्ताद को उस्ताद की नज़र से नहीं देखा जा रहा। जी बिल्कुल। आज उस्ताद को एक एम्प्लॉय की तरह, या हमारे लिए आप हो यहाँ पर, ऐसा माइंड में फीड हो रहा है स्टूडेंट्स के। तो उस्ताद की या फिर पेरेंट्स की कहीं इनका जो किरदार है, इनका जो ज़िंदगी में रोल है, वालिदैन का, असातिज़ा का, या फिर हमारे भाई बहनों का, हमारे रिश्तों का, ये हम बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह आपके सामने है कि देखिए, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो मेहनत करते हैं, किस अंदाज में और क्या क्या करते हैं, इसका एहसास जब तक हम बच्चों को नहीं दिलाएंगे, तब तक वो अपने कामों में वो दिलचस्पी, वो जज्बा नहीं रखेंगे। बिल्कुल। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ऑब्जर्व करता हूं कि अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को एक वो असेट की तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, या हम उसको इस्तेमाल भी कह सकते हैं। यानी कि बस पेरेंट्स का फर्ज है कि उन्होंने हमारा अच्छी जगह एडमिशन करना चाहिए, ठीक है, अच्छी जगह उनको तालीम देना चाहिए, आला जो तो एजुकेशन देना चाहिए, उनके सारे जितने भी जो लवाजिमात हैं या जो उनके लग्जरियस जो चीज़ें हैं वो हमको प्रोवाइड करना है। इसके लिए पेरेंट्स आज एक एटीएम मशीन है, और उसी एंगल से स्टूडेंट्स उनको देख रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स से है कि आप मुझे ये बताइए कि आप जब अपने घर पे जाते हो तो अपने पेरेंट्स को कैसे डील करते हो। आप कहते हो कि मेरा शूज कहाँ पर है, आज आपने ये बनाए, आपने वो बनाए, यानी कि आप उनसे सिर्फ डिमांड्स करते हैं। लेकिन क्या आपने उनकी कभी तकलीफों को समझा है? आपने कभी उनको देखा है कि हमारे पेरेंट्स हमको संवारने में उनकी हालत कैसी है? हमारे पेरेंट्स शुगर के मरीज हैं, हमारे पेरेंट्स बीपी के, हार्ट के मरीज हैं। कभी अपने पेरेंट्स के हाथों को हाथ में लेकर आपने देखा है कि उनकी हाथों की जो मेहनत कश हाथ है वो हमारे लिए कितनी मेहनत की है? तो स्टूडेंट्स जो है ये वही पेरेंट्स हैं, या ये वही वालिदैन हैं जो बिना वजह, बिना किसी मकसद के अपने बच्चों को बेलौस दुआएं देती हैं, और हम उन्हीं वालिदैन को मिसबिहेव करते हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। तो मैं इतना एक मैसेज देना चाहूंगा कि कभी भी उस माँ से आप ऊंची आवाज में बात ना करें जिस माँ ने आपको बोलना सिखाया है, और यही हो रहा है। तो इसके लिए पहले अखलाक जो है, जब तक अब देखो पेरेंट्स, उस्ताद या टीचर्स और हमारे भाई बहन, इनके रिलेशंस को हम नहीं समझेंगे, इनके रिलेशन की जो एक जड़ें हैं उसको हम नहीं समझेंगे, हम हो के कितना कामयाब होंगे। अब रही बात आपकी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे करना चाहिए, तो फिर से मैं गोल घुमा के ये कहूंगा कि हम लोगों का काम है ये, क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में हम यहां पर बैठ के गुफ्तगू करना ये मुनासिब नहीं रहेगा। हर एक किस तरह से क्या काम कर रहा है वो उसी को पता है, लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी नेक नियति अगर आज के इस इंटरव्यू में भी है कि हमारे इस काम से अल्लाह राजी होंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारा जो आज का इंटरव्यू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चलाने वाले जो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, बिल्कुल इसको देख रहे होंगे, और उनको भी समझेगा कि मिशन विजन के साथ साथ हमको और क्या क्या जोड़ना चाहिए, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक नियति से हमको काम करना है। मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी टीचर या किसी भी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को मैं इसका जिम्मेदार नहीं मानूंगा कि इनकी कोताहियों से ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि हमारी नीयत को हम अगर से पुख्ता करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल हमको ग्राउंड पे भी हमको काम करने मिलेगा, काम दिखेगा। अब रही बात के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या करना चाहिए जी। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आज बहुत सारे मार्केट में हमारे अलग अलग स्पीकर्स हैं,
करियर गाइडेंस करने वाले हैं, बहुत से एसोसिएशंस हैं, जैसे कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मकसद किस या फिर किस नीयत से हम काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डगमगाहट है, इसीलिए ग्राउंड पे मुझे काम नजर नहीं आता है। तो मैं सभी को सजेस्ट ये करूंगा कि करिकुलम में थोड़ा सा देखिए, करिकुलम में भी हम क्या कर रहे हैं कि सारा का सारा इस्लामिक मटेरियल हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। कम से कम अखलाकियत पे बात करें आप, क्योंकि हर एक चीज का एक स्पेशलाइजेशन होता है। मैं ये देखता हूं कि हमारे लाइफ में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो दीनी तालीम, बिल्कुल, दूसरा एजुकेशनल, और तीसरा फिजिकल फिटनेस। ये 3 चीजें हमारे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हो रहा यूं है कि एक ही जगह, एक ही स्कूल में ये सारी की सारी चीजें मिले हमको, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही कहता हूं कि आप क्या कीजिए, अलग अलग, यानी कि आपको बच्चे को स्पोर्ट्स में अच्छा करना है तो एक स्पेशल कोचिंग लगाओ आप उसकी, एक स्पेशल इंस्टीट्यूट में भेजो जहां पे सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसको डेवलपमेंट मिले। एक अच्छे स्कूल में आप भेजो जहां पे सिर्फ वो एजुकेशनल या एकेडमिक्स पे ध्यान दे बच्चों के, ठीक है, या फिर कोई ट्यूशंस पे आप भेजो तो वो एकेडमिक्स पे ध्यान दे। अब इसके बाद होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे मदारिस हैं, मदरसे हैं, मुदर्रिस हैं, हमारे पास बहुत अच्छे उलमाए दीन हैं, तो वो एक्सपर्ट उनका काम करेंगे। बिल्कुल। यानी कि अगर हम इसको सेपरेटली डिवाइड करते हैं और 3 सेक्शन में 3 एक्सपर्ट्स के थ्रू हमारे बच्चे को डेवलप करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारा बच्चा डेवलप हो गई, दीन में भी होगा, ठीक है, एकेडमिक्स में भी होगा और फिजिकल में भी होगा। अब फिजिकल किस लिए जरूरी है कि वो अपने आप को फिट रख सके, या उसका कोई एक स्पेशलाइजेशन है तो वो उस स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखता है तो उसमें कुछ और अच्छा करे। लेकिन जो एक आजकल जो इंस्टीट्यूशंस का जो माहौल बन गया है कि एक हब टाइप में सारी की सारी चीजें इन अ सिंगल रूफ, ये जो अवेलेबिलिटी का जो आज मुजाहिरा हो रहा है, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको यही बोलूंगा कि जब हमने एजुकेशन लिया, क्या इस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर था या इस तरह से सारी चीजें एक ही रूफ के नीचे मिलती थी हमको? कपड़े से लेकर, बैग से लेकर, पेंसिल से लेके, बुक्स से लेकर, इवन आपके टिफिन से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सारी की सारी चीजें जब एक रूफ के नीचे है तो पेरेंट्स भी किस पे डिपेंड है? उस इंस्टीट्यूट पर डिपेंड है। इसलिए वो ये बोलता है कि भाई इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं ना, मुझे कोई काम ही नहीं है। व्हाट ही इज डूइंग, वो सिर्फ क्या कर रहा है, एक गाड़ी और एक मोटी मेहनत की जो अपनी कमाई है वो कहीं ना कहीं उस इंस्टीट्यूशंस को दे रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरा बच्चा स्पेशलाइज स्पोर्ट्स में कुछ सीख रहा है कि स्पेशल, वो डेली कितने घंटे खेल रहा है, या फिर एकेडमिक्स में उसका कितना फोकस हो रहा है, या कितना उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, जी बिल्कुल, हाँ, या फिर तालीमी नुक्ते नजर से वो कितना डेवलप हो रहा है। ये मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाली बात नजर आती है। और अभी अगर आप देखेंगे हमारे माहौल में, हमारे इलाके में, तो भी एजुकेशनल जो अलग अलग जो अपडेट्स है उसमें अभी हमारा एरिया काफ़ी पीछे है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे एक एजुकेशनल जो कल्चर है, जो सिस्टम है, बहुत अलग अपडेटेड है, और अभी भी हम बहुत एक पुराने दौर में चल रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि सारी की सारी जिम्मेदारी ये हम लोगों की है कि हम सब ने मिलकर अगर से मेहनत किए, और मैंने मेहनत किया कि मैं एजुकेट हुआ हूँ, और मेरे अतराफ व अकनाफ में जितने लोग हैं, मेरा काम है कम से कम उनको जो भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं एक बार तो बताना। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने आप को टीचर सिर्फ क्लास में एंटर करने के बाद सोच रहा हूँ कि भाई मेरा यही वर्क है, बस ख़त्म नहीं। हमको जो भी चीज़ें हमारी सामने आती हैं उस पर बात करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, और जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं या एजुकेटेड जितने भी लोग हैं उनके साथ बैठना उठना चाहिए, उनसे हालात पे डिस्कस करना चाहिए। और आपने जो पहल की है, मैं बहुत ही मीन्स आपसे इम्प्रेस हुआ कि हमारे ऐसे एक नांदेड़ जैसे शहर में एजुकेशनल अवेयरनेस के लिए आप जिस तरह से इक़्तिदाम उठाए हैं और मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि किसी भी वक्त, किसी भी मोड़ पर अगर आपको हम जैसे नाचीज़ की अगर ज़रूरत पड़े तो हम बिल्कुल आपके लिए तैयार हैं, क्योंकि आप भी बहुत नेक काम कर रहे हैं
और सभी लोग आपके साथ हैं, बस हमको हमारी नीयत को अपडेट करना है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बहुत मुफीद बातें जो है हम तक पहुंचाई है। हमारे व्यूवर्स और जो नाजरीन हैं वो बिल्कुल इस बेदारी मुहिम के अंदर जो है मिलजुल कर जो है साथ देंगे और पूरे माशरे को, पूरे सोसाइटी को, पूरे मुल्क के अंदर जो है जो एजुकेशनल अवेयरनेस है उसको मिलकर जो है करने का जो है हम अज़्म करते हैं। और एक आखिरी सवाल ये है कि भाई हमारे जो व्यूवर्स है, नाजरीन है, उनके लिए आप क्या पैगाम जो है मुख्तसर अंदाज में क्या दे सकते हैं? देखिए, मुख्तसर अंदाज में तो मेरे पास देखिए शेर व शायरी का तो ज़ख़ीरा नहीं है। मैं बहुत कम बोलता हूँ शेर व शायर। मैं रियलिस्टिक बात करूँगा। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बहुत सारी बातें मैं इसमें बता चुका, बस इतना कहूँगा कि अगर हम हमारे वालिदैन को इम्पोर्टेंस नहीं देते तब हम, चाहे पेरेंट्स रहो, पेरेंट्स भी कोई पेरेंट्स रखते हैं, टीचर्स भी कोई पेरेंट्स रखते हैं, कोई भी व्यूवर हो, अगर जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करता है और उनको अगर हम सारे दुनिया के ज़ख्म पहुँच रहे हैं और वालिदैन के हम आंसू पहुँच नहीं सकते, उनके साथ वक्त नहीं बिता सकते, तो आपका डॉक्टर बनना, आपका इंजीनियर बनना या आपका एक कम्युनिटी के लिए असेट बनना मीनिंगफुल नहीं रहेगा। क्योंकि इस दो रोज़ की दुनिया में कहीं ना कहीं जब हमको जाना है तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमारे वालिदैन को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे जनाब मोहम्मद सरफराज अहमद सर, जिन्होंने तालीमी बेदारी के ऊपर जो है बेबाक अंदाज में और बेहतरीन अंदाज के अंदर अपनी बात रखी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस एजुकेशन अवेयरनेस की जो मुहिम चल रही है वो अल्लाह ताला उसे अपने फजल से जो है कबूल फरमाए और इसके जो असरात है पूरे आलम के अंदर जो है फैला दे। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम।